अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, इलेक्शंस की तारीख का मामला सर उठाए हुए है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए 4 अक्टूबर को सियासी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। मुआविन खसूसी कंवर दिलशाद ये कहते हैं कि इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान हो सकता है, लेकिन ऐसे में एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि 4 साल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 10 लाख का इजाफा देखा गया है। एक और बात काबिल फ़िक्र और काबिल गौर है वो ये कि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्लाहात के नफाज के लिए संगीन ख़तरा करार दिया गया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023 का इजरा कर दिया गया है, जिसमें कि ये जाहिर किया गया है या ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान मुसलसल मुश्किलात में मौजूद है, घिरा हुआ है। और एक और मामला जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो ये है कि कौन कौन से वो सियासी रहनुमा होंगे जिन पर करप्शन के केसेस एक बार फिर से बहाल हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, नवाज शरीफ भी हैं। इन सब मौजूआत पर करेंगे बात। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपसे करती हूँ। पीजे सर, आप ये बताएं कि मैंने जिस तरह के जिक्र किया कि कितने वोटर्स का इजाफा हो चुका है, अब आपको क्या लगता है कि ये जो वोटर्स हैं इनका जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ ज़्यादा हो सकता है, इनको किस तरह ये पॉलिटिकल पार्टी स्कैटर कर सकती हैं? अगर ये यूथ है और पीटीआई यूथ की बात करती है तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हम देख रहे हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इन द सेंस कि जो यंगस्टर है वो तो जानता है इमरान खान को, वो उसके सामने ये बड़ा है। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएँ तो 70s में लोग जानते थे, यंगस्टर जानता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। भुट्टो स्वीप कर गया, उसके बाद बीच में आपकी आईजे आई, फिर नवाज शरीफ आए, दूसरे पार्टीज वाले आए। ये इन्होंने कैप्टिवेट किया है वोट बाकियों का। आज का जो वोट है जो कैप्टिवेट होगा वो खान का होगा, अगर होता है। अब आपने फिगर्स दिए हैं, फीमेल वोटर्स इंक्रीज फ्रॉम 46.7 मिलियन टू 58.5 मिलियन, ये 2023 में। तो जो खातून और फीमेल का जो ट्रेंड है हमने देखा है, जब जनरल मुशर्रफ 33% लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ख़वातीन ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, विच इज़ अ ग्रेट साइन। हमने विमेन एमेंसिपेशन देखी, सारी देखी। और अब जो हमने जलसे भी देखे, जितने भी इसमें भी आप भी अपना इनपुट देना जावेद, कि ख़वातीन की प्रेजेंस हमने सबसे ज़्यादा इमरान खान के जलसों में देखी है और किसी जलसे में नहीं देखी। जब बेनज़ीर होती थी उनके जलसों में हमने बहुत देखी थी, लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है और जो फिगर्स मुनीज़ा ने दिए हैं, दे क्वाइट अलार्मिंग। फिर दिलशाद देखो पीजे, बात पता क्या है कि दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया के रवैये तब्दील हो रहे हैं, दुनिया की सोच बदल रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। लोग अब इंफॉर्मेशन का दौर है। अमेरिका की इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में आपके पास आ जाती है इस मोबाइल के ज़रिए। अब जो आपका नौजवान तबका है और जो पढ़ा लिखा तबका है, एजुकेशन का भी तो इसमें हाथ है ना, उसने लोगों को शऊर दिया है, आगाही दी है, उनको इतनी सोच दे दी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। सर, आपको मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये नंबर आपको पता है कितना है? 18 से 35 साल जो यूथ है वो 45% है। ये है 5 करोड़ 71 लाख, वो पूरे वोटर्स का 45% है। सो मैं किसी और तरफ जा रहा था। बुनियादी तौर पे इस शऊर ने सोचने की जब सलाहियत दी तो इस नौजवान तबके से लेके पढ़े लिखे तबके तक हर एक ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारा हाल क्या हुआ है, हमारे सेहत का निज़ाम कैसा, हमारा तालीमी निज़ाम कैसा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। और जबकि जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं वो तो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। exactly. और जमहूरियत के नाम पर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो सोच है जिसको पीटीआई चेयरमैन का जो वोटर है उसने उसमें देखा कि ये वो इंसान है जिसने शौकत खानम बनाया और इसके अलावा नमल बनाया, और वो सेल्फलेस है। अगरचे उन्होंने पॉलिटिकली बहुत ब्लंडर किए हैं, लेकिन उनको फिर कंपैरेटिवली इन लोगों की नफरत की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और उसका वोट बैंक बढ़ा। तो बुनियादी तौर पर हुआ क्या कि इस लीडरशिप ने इस नौजवान नस्ल को और सोचने वाली शऊर वाली नस्ल को 80 और 90 की दिहाई की सियासत में घुमाए रखा।
उसका नतीजा क्या हुआ कि आज उनकी सियासत किसी किनारे नहीं लग रही। आज रो पिट के नया बयानिया बनाते हैं, वो बयानिया पिट जाता है। क्यों? कि अवाम अब क्वेश्चन करती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने कल बयानिया बनाया कि जी मैं जनरल फैज और जनरल बाजवा, साकब निसार और इवन सर्विंग जज जो अगले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस इजाजुल हसन, इनका मैं एहतसाब करूंगा। फिर लोगों ने देखो ना विदिन 24 आवर्स क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जनाब आप करेंगे तो एहतसाब, आप इन्हीं से तो ओके लेके जहाज पे चढ़े थे, इन्हीं की अप्रूवल से आपने नो कॉन्फिडेंस कराई, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बना। और जब आप ये पहले भी आपने जब काम किया तो आपका क्या हुआ, अब हुआ तो बहसीत इदारा कैसे रिएक्ट करेगा? तो उसका नतीजा ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब अभी लाहौर पहुंचे ही नहीं थे, उनको हुक्म दिया गया कि जनाब पहुंचो। शाबाश कि 1 पेज पता चले कि चलते चलते ही ना फट जाए। अब वो 1 पेज को संभालने की कोशिश करेंगे। सो बुनियादी तौर पे ये शऊर की जंग है। ये वो इस वक्त दौर में, अब चाहे पीटीआई चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, अब आपने अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेंगे तो आपसे सवाल होगा। इसलिए तो आप देखें ना 16 महीने की हुकूमत के बारे में कोई बयान ही नहीं बना सकते ये। क्यों? कि महंगाई और जो बदहाली का इन्होंने हाल किया इस कौम का, वो तो ठीक ना तो कर अब वो सकते। मतलब उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं इसका देखो ना, इसका एक और एंगल भी है। पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। हमने देखा शहबाज को हम पेट फाड़ देंगे और ये कर देंगे, घसीटेंगे, वो स्लोगन्स होते हैं। ये भी स्लोगन है। याद रखें PMLN इसको एक आपके लिए डिफ़ॉल्ट झटका पड़ा 16 महीने के अंदर, बिकॉज ये फ्रंट लाइन पे थे। अब आपकी तनकीद सारी जो जारी है, नहीं बहुत ये नहीं है। देखो आपने एक झूठा बयानिया बनाकर देखिए नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो आपको कुछ तो प्रूव करना था ना। देखें वो जो हो गया, हम चलना है आगे। आगे आप चल रहे हैं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, PMLN को जो जैसे भी आप कह लो, उनको झटका पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रिवेशन या इकोनॉमिक रिसेशन। अब जो भी होता उसका साथ यही होना था। किसी के पास गिद्दड़ सिंह नहीं है कि नहीं क्या अब कोई और आके ठीक करता है इकोनॉमी। ऐसी बात नहीं है। नहीं, जब बात सुनो, देखो ना, देखो आपने मुनीज़े ने शुरू में क्या बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा कि मुल्क में स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप इलेक्शन कराएंगे। एग्जैक्टली ठीक है। मईशत आपकी स्टेबिलिटी से चलती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। जिस दिन आपने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आओ, आपका मुल्क अभी तक स्टेबल नहीं हो सका, तो मईशत कहां से स्टेबल हो जानी थी? वी आर नॉट टॉकिंग दिस, वी आर टॉकिंग कि नवाज शरीफ ने जो बातें कही हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ये एक पॉलिटिकल गिमिक्री भी होती है। अब ये देखो जिस 45% लोगों की हम बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन नहीं ऐसी बात नहीं है सर। देखो यही अब फर्क है 2023 की सियासत और 1990 की सियासत। 2023 में झूठी बात, बयानिए वाली बात कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं आपको उसका दूसरा सबूत देता हूं। आप मेरी बात सुने। नहीं, आप मेरी बात सुने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम को शऊर आ गया। अच्छा, पीटीआई चेयरमैन ने 9 साल कौम को बेवकूफ बना के एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया। हाँ जी। हुकूमत में आए, परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे बताओ कि उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी किधर थी? ये है शऊर। हाँ जी, ये है शऊर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हुक्मरान कोई भी होगा, झूठ बोलकर आएगा, फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करेगा, तो अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अवाम ने उनको नहीं निकाला, पार्लियामेंट ने बेशक नहीं निकाला। अगर इलेक्शन उस वक्त होते तो शायद 30 सीटें भी पीटीआई ना ले सकती। आपके इलेक्टेड पार्लियामेंट ने नो कॉन्फिडेंस दे के निकाला है, रोड वालों ने नहीं निकाला। तो फिर जिन्होंने निकाला है, हाँ। जिनके साथ मिलकर निकाला है, तो वो तो किसके साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब, उन्हीं को तो चार्जशीट का किसके साथ मिलकर निकाला है? ये पार्लियामेंट ने निकाला। छोड़ दे इस बहस में से तो हम सिर्फ यही आखिज कर चुके हैं कि जो नौजवान नस्ल उसको शऊर आ गया, बात को आगे बढ़ाना है। इसका अलावा एक बात का शेर भी है जो समझना बहुत जरूरी है कि खिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों से आजाद कर। जब बाहर इसका मतलब क्या? नहीं, बाहर जाके क्यों करो? नौजवान हर बंदे का पीर है ना बॉस। आज आप एक जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों का पीरों का उस्ताद कर। सॉरी, बात यह है कि इसका मतलब यह है कि जो आज आने वाली नस्ल है
उसका शऊर, उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम सबसे ज्यादा है, और वो बहुत सवाल करता है अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से नहीं करोगे। सर ये डिबेट है, दिस इज अंडरस्टूड, हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे। अब पीजे सर आप इस तरफ आए कि वो जो मावन खसूसी कंवर दिलशाद साहब की स्टेटमेंट है, वो बात जो काफी देर से एक्सपेक्ट की जा रही थी, इलेक्शन कब होंगे, कोई तारीख अनाउंस की जाए, उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान हो सकते हैं। इसकी कितनी हम कह सकते हैं इम्कान हैं? जब कंवर दिलशाद बात करते हैं इस तरह, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे साबिक, तो उनके अंदर वो नॉलेज ऑफ द इंजन रूम है, वो समझते हैं इलेक्शन को और वो समझते हैं इलेक्शन कमीशन को, बिकॉज उनका काफ़ी वक्त वहाँ गुजरा है। सही। तो वो मैं समझता हूँ अपने तजर्बे से वो ये एक जो डेट दे रहे हैं, और बेसिस ऑन द बेसिस के भाई डिलिमिटेशन कितनी होगी, वो कहते हैं कि जी सेकंड वीक ऑफ नवंबर या 30 नवंबर भी कहते हैं कि वो अनाउंस कर देंगे, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा। तो ये जो आपके काम है, ही अंडरस्टैंड्स दैट। तो आई विल टेक दैट इनका जो एक्सपीरियंस है इनटू व्यू, बिकॉज इनका जो एनालिसिस होगा। मैं माजरत के साथ, कंवर दिलशाद साहब, पंजाबी में एक होती है ना कहावत का, 8 मारना, कंवर दिलशाद साहब भी 8 मारते हैं। किस तरह? कभी वो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे जी अप्रैल मई में, कभी वो कहते हैं कि नहीं अब मार्च में होंगे, अब उन्होंने छोड़ दिया है कि जी जनवरी के एंड या फरवरी के बात की वैल्यू है? नहीं, मैं नहीं समझता उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू इतनी है जितनी आपकी, मेरी और सर पीजे की। क्यों बात क्यों आप नहीं मुझे इसको तो छोड़े, मुझे क्यों कंपेयर करते हैं? आप हमें उस तराजू में नहीं, का मतलब है आप करते उनके साथ कंपेयर नहीं होना चाहते, तो फिर तो उनकी 1% भी वैल्यू नहीं रही। क्यों नहीं है? ना देखिए, अच्छा बात सुनिए, मैं आपको 2 बातें शेयर कर, 2 इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं। देखो मिसाल गलत दे, ये डेट देनी है इलेक्शन कमीशन ने पहले, वो उन्होंने भी यही कहा। सुन लेने, इलेक्शन कमीशन का अभी इजलास हुआ ही नहीं है, 4 तारीख को बुलाया, तो 4 तारीख को बुलाया, तब बात होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी पता चली है कि चंद सहाफियों को इस्लामाबाद में उनकी कहीं मुलाकात हुई है, जो क्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में देखना है, उन्होंने या फ्लूक या कोई इंफॉर्मेशन दी है कि पल्स देखने के लिए कि जी हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, तो तब आप क्या करेंगे? देखो, हमें बात वो करनी चाहिए, कंवर दिलशाद को तब सीरियस लें जब कंवर दिलशाद या इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने ही जब फैसला किसने करेंगे, करना है? नहीं पता है किसने करना है, आप बता दें। आप मेरे से सीनियर हैं, आप मेरे से बड़े हैं, आपको बहुत बेहतर पता है। मैं लेटर पढ़ता हूँ, आई रीड द लाइन नॉट बिटवीन द लाइंस। फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब आप बताएं किसने करना है? मैं नहीं समझता इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों? करना। फिर आप डू यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में जैसे चल रहा है 1.5 साल में, मैं उतना ही बिलीव करता हूं जिस तरह वो चल रहा है। ना फिर ये मुल्क फिर ये नहीं चलेगा अगर हम ये सोच तो मुल्क आप समझते हैं चल रहा है, चल रहा है, ट्रंडल ऑन कर रहा है, चल रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप समझते हैं मुल्क के चल रहा है तो महंगाई है, हर आपको। चीज की महंगाई है, पेट्रोल महंगा, हर मुझे चीज कोई एक इदारा बता दें जो चल रहा है। नहीं, मुझे देखिए महंगाई की तरफ हम बाद में आ जाते हैं, पीछे से मुझे तो नहीं लगता मुल्क चल रहा है। मुल्क तो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बल्कि नीचे जा रहा है। क्राइसिस तो इसको आप चलना समझते हैं? क्राइसिस में इसको हम 25 करोड़ इसको कौम का मुल्क, आप इसको चलना समझते अगले हैं? सेगमेंट में डिस्कस करना है जावेद साहब और पीजे सर, इसे हमने अगले सेगमेंट में डिस्कस करना है। अभी के लिए ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया, सियासी जमातों के रहनुमाओं को 4 तारीख को तलब किया है, लेकिन अब इसमें आप देखें कि जो सियासी जमातें हैं उनमें से कितनी एक्टिव और कितनी नॉन एक्टिव हैं, और उसमें नई सियासी जमात की शमूलियत भी होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मुस्तफा नवर साहब एक नई सियासी जमात बनाएंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये पार्टी ऑन है, इसके अंदर जितने मर्जी आप केक्स रखते हैं, पेस्ट्रीज रखते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि ब्रेड किसके पास है। द क्वेश्चन इज यही तो पाकिस्तान का मसला है, जिसको कोई जगह नहीं मिलती वो पार्टी अपनी बना लेता है। अब वो हर किस्म की पार्टी खड़ी हो जाती है। ये वो हम तो इस्तेमाल करते हैं ना एक लफ्ज़ मैंडेट जी, ये होते हैं सियासी मेंढक। अच्छा। ये मेंढक होते हैं, कभी फुदक इधर हो जाते हैं, कभी फुदक इधर चले जाते हैं, कोई ये पैराशूटर्स है। तो नहीं, ये देखो, जो खाकान अब्बासी हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, या इवन उसमें एक नया नाम आ गया है, वाडा साहब का भी आ गया है। अच्छा। और चौथे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो एक सेकंड, किसका आपने तीसरा नाम क्या लिया? तीसरा नाम क्या लिया था आपने? वाडा साहब का। कौन है?
ये वाडा साहब मैं बताता हूँ। ये नहीं कहाँ से है, कौन है? कराची से है। नहीं कौन है ये कौन है? कौन लेके आया? कौन लेके आया? अच्छा अभी आप इख्तलाफ कर रहे थे कि मैं बिटवीन द लाइन नहीं रीड करता, अभी आप बिटवीन द लाइन आ रहे हैं। सर क्या कि वही कौन लेकर लेके आए? आया? क्या वही लेकर No, no, आए no, जिन्होंने no. इससे पहले सियासतदान गौर से जमात बनाई इमरान है? खान लेके आया है। छोड़ दें, मैं जो बात करना वादा चाहता हूं- माफ गवाह भी तो वही बने ना। जो मर्जी है बना उसकी वजह से। नहीं ये जो मिफ्ता वगैरह है, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया हुआ है, बड़ा पुराना ग्रुप है, हम उसी चल की रहा बात कर रहे हैं। ठीक है। ये वो ग्रुप है जो पिछले कई अरसे से सोच रहा है कि हम इसको एक सियासी पार्टी की शेप दें। इन लोगों का बिलीव ये है कि जो करंट सिस्टम है इससे ना पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है ना पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती ठीक है। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो इस ग्रुप की बिलीव है, तमाम सही। सियासतदानों को, एस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, तमाम को इकट्ठे होके बैठ के पाकिस्तान का अगला मॉडल सोचना है, Right. तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आप समझते हैं कि फर्स्ट एड से या छोटी मोटी रिपेयर करके आप पाकिस्तान को आगे चला लेंगे तो हरगिज नहीं चलेगा। कल तो आप मान नहीं रहे थे, मैं मैं तो नहीं यही मान- बात कह रहा था आपको, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल क्या नहीं नहीं होगा। होगा? मैंने कहा सबको बैठना चाहिए। तो बैठे बगैर तो हाल ही नहीं है। आप कहते हैं बैठने Situations बैठेंगे मैं नहीं। तो इस चीज के पहले दिन से हक में हूं। situations काफी इसके बगैर पाकिस्तान unpredictable आगे है। बढ़ ही नहीं जावेद साहब सकता। आप तो मेरी बात भी Agreed. नहीं सुनते, आप तो मेरी बात भी नहीं सुनते। सर मौजूदा हालात में सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल है, हम ये कह नहीं सकते कि कौन किसके साथ है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि PMLN ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि PPP के अगेंस्ट कोई भी स्लोगन्स ना क्रिएट किए जाएं, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि निश्तर दागे जा रहे हैं PPP की तरफ से भी और PMLN की तरफ से, क्रॉस फायर्स हो रहे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है इस सिचुएशन में। लेकिन अभी हमने बात करनी है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अंदर जो खदशात सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम वाबस्ता है। इस पर कर लेते हैं बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतखाबात के हवाले से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, और जो एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट है 2023 की, उसमें ये बात सामने आई है कि इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, और उसमें काफ़ी अलार्मिंग पॉइंट सामने आए हैं। जावेद साहब आपने भी देखे हैं और आप उस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप उसे शेयर करें। देखो मनीषा, बात बड़ी सिंपल है। एक तो लिखी बड़ी बात है, किताबी बात है कि अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपकी मईशत चलेगी। ये तो डॉक्यूमेंटेड बात है। बट क्वेश्चन ये है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए आप उसके साथ साथ रिफॉर्म्स कितनी लेकर आते हैं, जो असल क्वेश्चन है। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाते तो फिर जितना मर्जी सियासी इस्तेहकाम कर लें, ये दोनों फिर मईशत नहीं चलेगी। ये दोनों कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली। तो बुनियादी तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि आप सियासी इस्तेहकाम के साथ मुल्क के अंदर एनर्जी रिफॉर्म्स लाएं, जो आपका सर्कुलर डेट एनर्जी का 4000 अरब क्रॉस कर गया है, उसका क्या करना है आपने। अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाते तो अभी मेरी इतला के मुताबिक अब जो जितने डिस्कोज हैं पाकिस्तान के, उसको वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे ना कि बिटवीन द लाइंस वाले लोग, वो अब कोशिश कर रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने मेरा ख्याल है कहा है कि आप मिसाके मईशत पहले करें। अच्छा, मिसाके मईशत करेंगे तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूँ ठीक बात है ये, क्योंकि पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की 12 जमातें, इन सब ने मईशत पे पाकिस्तान में अपनी सियासी खेल खेले, जिससे ये पाकिस्तान की कौन मईशत करेगा तबाह। सियासी, ये क्या है मईशत ठीक कौन करेगा? ये तमाम सियासी जमातें- जमातों नहीं करना होगा। हाँ, तो ले- इसके लिए तो इलेक्शन के बाद ओ होगा। भाई, इलेक्शन से पहले आप तय कर लें कि मईशत पे आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा बन जाएगा कि रिफॉर्म्स एनर्जी में हमने ये करनी है, और मुल्क की मईशत को ऐसे लेकर चलना अगले 20 साल या 10 साल या 25 साल। वो एक प्लान बन जाएगा, उससे कोई डेविएट नहीं होगा। फिर वो चाहे वो इमरान खान हो कि पेट्रोल की प्राइस अगर 225 की जरूरत है तो आप 150 रुपए और कर यही दें, crux है ठीक outlook है। report का। अगर IMF के साथ आप एग्रीमेंट कर लें, और मैं ये समझता हूँ ये IMF की भी डिमांड होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, स्पेशली IMF के साथ जिस तरह डेविएट किया है, उससे तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो मिसाके मईशत वाला इनिशिएटिव बिल्कुल ठीक है, इस पे अमल दरामद होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर देखें ना, हमारे सियासतदान
अब पाकिस्तान अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की दबाई करते हैं। इसहाक डार साहब के बारे में मशहूर है कि वो फिगर को फज करते हैं। अब हुआ ये कि किसने कहा है? ये मशहूर है उनके बारे में, मशहूर है यार उसका मैं आपको और मैं आपको सबूत दे रहा हूं, इस तरह बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, इस तरह नहीं। मुझे प्रूफ दे, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, हौसला करेंगे तो आपको दूंगा ना, इतनी फेवर ना करें उनकी। नहीं, फेवर नहीं है, फैक्चुअल बात करें। अभी उनकी हुकूमत गए कितने दिन हुए, डार साहब को उतरे कितने दिन हुए, महीना हो गया तकरीबन। उन्होंने अपने बजट में जो शरह सूद रखी हुई थी वो 18% रखी हुई थी, जो पाकिस्तान ने लोकल लोन्स लिए थे कमर्शियल बैंकों से। आज शरह सूद कितनी है बताएं, आप बताएं ना। 22%। 22% से भी ज्यादा है, 22 से ज्यादा है ना। तो ये जो 4% का गैप पता कितना बना है, Miscalculation। 1 ट्रिलियन रुपी का है। हाँ जी। तो ये फज नहीं तो और किस तरह फज होता है? तो ये एक सेकंड ना, तो और मैंने किया, जिसने एक सेकंड ना, जिसने बजट बनाया, बजट में पैसे रखे, उन्होंने पैसे रखे 7.5 ट्रिलियन रुपीस, और एक्चुअल में वो पैसे आपने देने 8.5 ट्रिलियन। और सर इसका मतलब कहां से आएंगे? इसका मतलब ये है कि जब आईएमएफ का रिव्यू आएगा तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। वो हो गया है, वो हो गया है, वो फ्लैग रेज होना शुरू हो गया। पैसे कहां से आएंगे? पैसे जहां से भी आप एस्टिमेट तो बजट तो ठीक बनाओ। जब आपको पता है कि शरह सूद आपकी 22%, आपने 18% पे क्यों कर? एक सेकंड, आपने पूरा बजट बना लिया 289 रुपीस पे डॉलर के रेट। आज भी इंटरबैंक पहला क्वार्टर खत्म होने वाला है, एक सेकंड ना, पहला क्वार्टर खत्म होने वाला है, 296 रुपीस पे आपका डॉलर खड़ा। तो मुझे बताएं ये, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुने तो सही ना फिर आप। चलें एक दफा नंबर सुने 1, पूरी बात। जो बजट आप बनाते हैं वो देखते हैं आप ओवरऑल करेक्ट कंडीशंस को, प्रैक्टिकल कंडीशंस। आपकी कंडीशंस प्रैक्टिकल नहीं है। आपके लोग कितने टैक्स देते हैं पाकिस्तान नहीं में? तो ये सागदार को नहीं पता किसको कि पाकिस्तान की सिचुएशन प्रैक्टिकल नहीं है। सर प्रैक्टिकल है, तो फिर बजट प्रैक्टिकल बनना चाहिए। बट ही हैज टू गिव सम फिगर्स इन ऑर्डर टू गेट द आईएमएफ लोन। को सेटिस्फाई कौन करेगा? कौन? इसहाक ने नहीं किया। अच्छा, अब कौन करेगा? डिजिट में थोड़ा सा आपके फर्क आ इंटरिम सकता आए था, ना, ये करेंगे काफी नहीं। ज्यादा फर्क है। 1 ट्रिलियन रुपए कोई फर्क नहीं है। पड़ेगा, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं अवाम टैक्स दे रही है, अवाम पिस रही है। इसलिए द क्वेश्चन हियर अराइजेस, देखो हम हर जगह तनकीद तो कर क्या रहे हैं। नहीं, तनकीद बराए तामीर करें। तो कोई अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करेंगे ना। नहीं, इन्होंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया, मुझे डबो के गए। अच्छी बात क्या की है इन्होंने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अगर ये रिव्यू नेगेटिव हो जाता है तो फिर इसके यार असरात बड़े ये डिक्लाइन, देखें बात सुने, ये आप हर चीज पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं। आपका सबसे बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है जिसने रेड टेप, फैसला कौन करता है? वो फैसला उन्होंने करना होता है, मिनिस्टर ने करना होता है, हुकूमतें वक्त करती है। फिर शहबाज शरीफ किस चीज का क्रेडिट ले रहा था कि मैंने आईएमएफ के प्रेसिडेंट को कन्विंस किया? किसने? शहबाज शरीफ ने, तो क्या ऑन रिकॉर्ड। क्या फिर वो क्यों क्रेडिट ले रहा है? बिकॉज पॉलिटिशियन यहाँ क्यों गंदा होता है, सुने इसलिए गंदा होता है, नीचे काम नहीं होते हैं, वो इंटरवीन करता है, उसके बाद आप पॉलिटिशियन। नीचे क्या हुआ? यूसुफ रजा गिलानी, देखो पीटीआई ने 150 रुपए पेट्रोल किया, ठीक है, और जब उस वक्त हाईएस्ट 100 रुपए से ऊपर बैरल थी डॉलर, तो उस वक्त आपका पेट्रोल 250-250 रुपए पे होना चाहिए था। एक सेकंड बात सुने, ब्यूरोक्रेट्स, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स पिट के मर गए। इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। हमने आईएमएफ के रिव्यू में जाना है, हमें इसका ये जो गैप आ रहा है, इतना पैसा कहां से देंगे? लेकिन आपके पॉलिटिशियन है फेवरेट, जिनको आप फेवर करना चाह रहे हैं, उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी। सुने याद रखें, जो पॉलिटिशियन है इस मुल्क में, अब आप सुने, कैंसर क्या है? सुने, नो, पॉलिटिशियन इज नॉट, बिल्कुल तनकीद करो उन पे, बिल्कुल करो, बट दे आर नॉट। मैं आपको बता रहा हूं, यहां आम आदमी, जो मैं बार बार कहता हूं, 3 टेलीफोन कॉल, 2 चिट्टे और 5 सिफारिश के साथ नीचे जाके काम नहीं वो करवाता है, उसका काम नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सुने आप, जब वो नहीं करता तो ये आदमी उठ के सियासतदान के पास जाता है कि सर मेरा काम करा दें, वो काम कराता है। और मैं एग्जांपल देता हूं, सिस्टम को किसने खराब किया? सुने तो बहस लंबी चली जाएगी, ना जाए। सर मैं आपको कैंसर बता रहा हूं। सर आप रेड टेपिज्म की बात कर रहे हैं, रेड टेपिज्म की बात कर रहे हैं। नहीं, सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल, यूसुफ रजा गिलानी, व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर, और लोगों को उन्होंने जॉब दिए, बाद में आया उन पे केसेस बना दिए कि इनको जॉब्स क्यों दिए? जस्ट लाइक परवेज इलाही, जस्ट लाइक परवेज इलाही, आपने हर एक पे किया। सुने, आप ये करते हैं, आज आपने इमरान पे भी बाय द वे कर दिया। द क्वेश्चन हियर अराइजेस,
उसके बाद फिर पॉलिटिशियन कोई काम करता है उसके आप हाथ बंद कर देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि देखो अगर आपने सिस्टम चलाना है अपने इदारों को सही रख लो। सब चलने ही नहीं देते। जावेद साहब एक मिनट ठहरिए। आपने यूसुफ रजा गिलानी की बात की, मुझे बताएं उन्होंने बंदे रखे, एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है कि बंदों को किस तरह रखा जाता है। आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी के अपने रिश्तेदार भर्ती करे जाएं और आपको कोई पूछे भी ना। प्रोसीजर एंड मेरिट, उसने कौन सा मेरिट और प्रोसीजर फॉलो किया? किसने? जावेद साहब आप एक मिनट यूसुफ रजा गिलानी की आप बात, इसलिए नैब का केस बना और ठीक केस आप लोग बहस किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है और फिर उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। पीजे सर आप ये देखें कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो 1 ट्रिलियन का डिजिट सामने आया है, तो इसका जिम्मेदार आप इसको किसको ठहरा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये गलती मिनिस्टर की नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स की गलती है। जावेद साहब आप प्लीज बात का जवाब उन्हें देने देना। यूसुफ रजा गिलानी के हाथ का भी जवाब दे दें। जावेद साहब अगर आप तसल्ली से बात सुनेंगे तो जवाब आएगा। सबको पता है। नो कोई पता नहीं है। लुक इन द रिकॉर्ड्स। कार्रवाइयों का सामना किया है। ऑफ कोर्स ही डिड। वो पेश छोड़े ना। अच्छा ये जो आपने उसके बाद नैब तरमीम आई है तो बचे, अब दोबारा केस खुल गया, दोबारा केसेस खुल रहे हैं। आगे चलें तो ट्रायल दे देंगे वो। अच्छा सुने, इसकी वजह यह है कि आपकी डिक्लाइन इन ग्रोथ फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज है, जब लिमिट्स हिट कर गई हैं आपकी, जब आपने ये कहा कि ट्रिलियन का कैसे हुआ, फिर आपका वीकेंड रुपी है, रुपी बहुत आपका वीक हो गया है। उसके बाद आपका कैसे वीक होता है? ठीक है जावेद साहब मुझे पता है और आपको भी पता है, लेकिन आप उनकी बात तो सुन लेना। नहीं वो आइंस्टाइन है ना, उनको पता है हर चीज़। सुने, डिक्लाइन इन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स आपको डिक्लाइन हो गए, यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये सारे इसमें काम करते हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट है, आज की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ जी। क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं? नहीं अब क्यों ठीक हो रहे हैं? आप कहाँ ठीक हो रहे हैं? किधर ठीक हो रहे हैं? आपकी इनफ्लो क्यों ठीक हो रहा है? नहीं कितना रिजर्व से बताएं मुझे। नहीं मुझे ये बताएं, ये जो अभी क्रैकडाउन 1 बिलियन पे बैठे हुए हैं। ठहर जाएं सर, इनफ्लो कैसे ठीक हो रहा है? आपकी ये जो फेवरेट आपके इसहाक जिनकी तारीफें कर रहे थे, इन्होंने सारे माफिया, मेरे सब फेवरेट ठहर जाए, हुंडी माफिया को प्रमोट किया, स्टॉक ये जो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों को प्रमोट किया, एक माफिया क्रिएट किया। उसका नतीजा क्या निकला कि मार्केट रेट और था, इंटरबैंक और था, लोगों ने बाहर से हुंडी वालों को तो उसने राणा सनावला ने बंद किए हैं यार। और बस कर जाए, बंद किए होते तो ये हाल होता, बंद अब हुए हैं तो गैप कम हुआ है। ये पहले भी हुए थे, ये पहले भी हुआ था। नहीं उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन पता नहीं कहां से आती है, बट ठीक राणा है, सनावला किसी एक को बता दें बंद किया। जिसने किया है उसको क्रेडिट दें आप, सिंपल। ये फौज ने किया है, ये सियासतदान इतने काबिल होते हैं, फौज को ये काम ना करना पड़ता। अब फौज आगे ऊपर, फौज बिल्कुल कहीं नहीं है ना, उसको इन्वॉल्व करें। ये आपका जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट, आर्मी चीफ ने खुद कहा क्रैकडाउन। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उस मामले पर बात करेंगे जिस पर हम कर रहे थे कि करप्शन केसेस खुलने जा रहे हैं। लेकिन जो बेहतरीन तरीका है सर जिस पर हमने बात की, मीसा के मईशत है, मीसा के जमहूरियत है, अगर इन पर अमल हो जाता है तो फिर जो हमारा मुल्क है उसके अंदर माशी इस्तेहकाम भी आ सकता है और ये वाबस्ता है सियासी इस्तेहकाम से। खैर अभी ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे। 80 करप्शन के केसेस बहाल हो रहे हैं, किस किस पर हो रहे हैं और कौन कौन इसमें नामजद है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नैब तरमीम कलदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ्त हुई है और कहा यह जा रहा है कि करप्शन के केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं। 81 केसेस हैं करप्शन के और यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं। आपको क्या लगता है पीजे सर, अब इन केसेस के खुल जाने से सियासत पर या इन रहनुमाओं की जो सियासी कार्रवाइयाँ होंगी उस पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर तो इस मुल्क को हमने चलाना है आगे, आप एक फाइनल कर लें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, जो कि नेल्सन मंडेला ने किया था, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, क्योंकि यहाँ रिकन्सिलिएशन कभी भी नहीं होगी। आज देखें, आज हम खबर पढ़ते हैं कि जी इनके जो जिनके केसेस ख़त्म हो गए थे आज उन्होंने दोबारा रिवाइव कर दिए। आपने पहले नवाज शरीफ देखा, आपने आसिफ अली जरदारी को 11 साल हर किस्म के तमगे दे के आपने उसके साथ क्या हाल किया। उसके बाद आज आपके पास नया टारगेट आ गया, आप उसके साथ ये करें। देखो, forget it once and for all। ये हमें सबको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, सब पूरी दुनिया को पता है। अब इसकी क्लीन चिट कर दो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अगर आप ये नहीं करोगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। जो नई गवर्नमेंट आएगी आधा टाइम उसका भुगताने में, वो केसेस भुगताने में लग जाएगा, आधा टाइम वो उसको जवाब देने में लग जाएगा। आप मुझे देखें, पिछली गवर्नमेंट गई है ये इमरान खान की,
वो जब आई है स्वाय नवाज शरीफ की उन्होंने कोई बात ही नहीं की, सुबह से लेकर नवाज, रात से लेकर नवाज शरीफ और लगे रहे। ये पिछले आए उन्होंने इमरान खान से अलावा को बात नहीं की, हर वजीर आया इमरान खान ये तो फलाना, उससे पहले नवाज शरीफ ये। अगर हमने इन लाइंस पे चलना है, आप ये मुल्क नहीं चलाओगे। हम मुझे चाहिए टेलीविज़न के ऊपर बहस हो कि भाई हम इसको कैसे सॉल्यूशंस को ठीक करें, आगे कैसे चलें। हम पीछे जा रहे हैं, स्केल्टन्स खोद रहे हैं, स्केल्टन खोद के उनके आगे प्रेजेंट करके हम कहते हैं कि हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान की, हम बल्कि इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। सर आपका मतलब है कि फिर ये केसेस ना खोले जाएं, आगे बढ़ा जाए? नहीं, माफ कर देना चाहिए। नो, माफ होती है, याद रखें आप। ये क्यों माफ कर दिया जाए? ये सीरियस एक ऑफिस है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, SFO लंदन में। रिकंसिलिएशन करवा दी जाए। नहीं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, नॉट रिकंसिलिएशन। सच सामने लाए। साउथ अफ्रीका किस तरह चल रहा है? आज भी वहाँ प्रॉब्लम्स है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के आगे वो मुल्क जहाँ अपार्थाइड थी किस तरह चल रहा है? चल रहा है। आपने थोड़ी लचक भी दिखानी है। जो आप कहते हैं कि ये पैसे ले गए, आप एक परसेंटेज तय कर लें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। दुनिया में तो वो रहनुमा भी हैं जिन्होंने अपनी सजाएं काटी हैं। लेकिन ये इस क्राइम्स के अंदर लोग क्या करते हैं, आप पिनिशर को देख लो, सारे को देख लो, किसी आप पैसा वापस कर देते हैं अगर तो आप कहते हैं इफ यू कैन प्रूव इट। अच्छा, पाकिस्तान में ना बदकिस्मती ये है कि करप्शन होती है ना, तो आने वाली हुकूमत जब उन पे केसेस बनाती है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि झूठे या सच है, जो भी है, तो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम देकर पाक साफ हो जाते हैं। ठीक है, अब वाइट कॉलर क्राइम एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा जुर्म है जिसको आइडेंटिफाई करना या सबूतों के साथ पेश करना इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि आपका FIA है, आपकी एंटी करप्शन है, आपका नैब का अदारा है, ये कभी फाल हो ही नहीं सके क्योंकि हमने कभी इनको अदारा बनने ही नहीं दिया। जिन सियासतदानों की सर पीजे तारीफ़ें कर रहे थे अभी, इन सियासतदानों ने तो इनको इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे मतलब घर में बंदा सफाई के लिए झाड़ू इस्तेमाल करता है। बुनियादी तौर पे आप देखें कि ये सागडार थे ना आपके फेवरेट, 5 साल ऑब्स्केंडर रहे। आपको एक सेकंड ठहर जा, तकलीफ नहीं है, मैं अदारे की बात कर, अदारे की बात कर, 5 साल ऑब्स्केंडर है। विद इन नो टाइम उनको क्लीन चिट मिली, विद इन नो टाइम प्राइम मिनिस्टर का जहाज जाता है, विद इन नो टाइम जहाज से उतरते हैं, विद इन नो टाइम उनकी सेनेट की सीट बहाल होती है, विद इन नो टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। ये कौन सा मुल्क है? और आप कह रहे हैं मुल्क को चलने दें, खुदा का खौफ खाएं। इसी तरह एक सेकंड, शहबाज शरीफ 16-17 अरब के केसेस हैं, यही अदारा था FIA जो कहता था ओपन एंड शट केस है, हर चीज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज प्रूफ करके डाल दी। एक सेकंड ना, विद इन नो टाइम, विद इन 24 आवर्स केसेस खत्म, हर चीज खत्म। और प्राइम मिनिस्टर, बात है कि इस मुल्क में अदारों को हमने कभी चलने ही नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क ही नहीं चल सका। क्यों? हमें अपनी हमने अपनी करप्शन, अदारे करप्ट नहीं है। अच्छा जी, जो अदारों में मनूवरिंग करते हैं वो करप्ट लोग हैं। हमारे सियासतदान करप्ट हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया। जिसका दिल करता है वो इल्जाम लगा देता है। लेकिन जावेद इकबाल, अगर इदारे सही हो ना तो किसी की फेवर ना करे वो। और अदारे के जब सरबराह को ये पता हो कि प्राइम मिनिस्टर ने विद इन नो टाइम मुझे फारिग कर देना है, फारिग हो जाए, तो फिर फारिग हो जाए। कितनों को आप फारिग करेंगे? सबको करें। हाँ, सबको। ये क्या बात हुई? फिर ये 85 से आपने इसीलिए तो अदारों का ये हाल किया। किसने किया? अपनी मियां नवाज शरीफ से स्टार्ट हुआ ये आप काम, अगर और आज तबाही के आप इस दहाने पे पहुंच गए। आप किसी को सर कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो हमने PTI के दौर में भी देखी। सबने PTI ने भी यही किया। हम किसी एक 6-7 IG तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरी बदले, 3-3 महीने बाद सेक्रेटरी बदले, पैसे लेकर DC बदले। ये क्यों बदलेगा? अब मुझे बताओ इसका क्या जवाब है? किसने किया? आप ब्यूरोक्रेट्स को बुरा भला कह रहे हो, मैं कह रहा हूं ये सियासतदान था ना इमरान खान भी, तो उसने भी यही हाल किया। तो सब ने मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। ठीक है, ये बहस फिर एक दफा किसी और तरफ चली गई है। मेरा सवाल ये नहीं है। हाँ, ये है मेरा सवाल। देखो, अभी आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उस पे अभी फैसला आना है। अच्छा, जैसे ही वो फैसला हुकूमत के पास
इस नैब तरामीम के खिलाफ अपील जाने का अभी हक मौजूद है। हाँ जी। वो उन्होंने अपील नहीं की है। हाँ जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे अगर फैसला आ जाता है और वो बहाल हो जाता है तो फिर उस सूरत में सिचुएशन और बदल जाएगी। फिर हुकूमत अपील में जाएगी तो ये 3 रुकनी जो बेंच था, चीफ जस्टिस भी रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई नया जज आएगा तो अपील में 3 की बजाय सीनियर जजेस आ जाएंगे, 5 से ज़्यादा जजेस आ जाएंगे, वो उड़ जाएगा। ये फैसला मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा। लेकिन मैं इस चीज़ तो पे पुराने जितने केसेस है वो भी वो दोबारा खत्म हो जाएगा। ये जो तरामीम हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद, मेरा ख्याल है कि ये तरामीम भी नल एंड वाइड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जिस तरह पार्लियामेंट ने अप्रूव किया उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट इधर मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूं कि नैब को होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसकी अफादियत मुझे 20-22 साल में कहीं नजर नहीं आई। स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आर्म अदारे को इस्तेमाल किया गया, अदारे को इस्तेमाल किया गया। और उससे भी बढ़ के जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो अपनी फाइलों को मूव नहीं करते थे। उसकी वजह यह थी कि उनको यह था कि कल को कोई केस बना तो नैब के चक्कर हमें लगाने पड़ेंगे। मेरी खुद एक सेक्रेटरी से बात हुई, उसने कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नैब का वकील हायर करूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ कि बिजनेसमैन भी डर गया, क्योंकि जब आपने उनके खिलाफ भी केसेस बनाने शुरू किए तो उसने सारा पैसा अपना बाहर शिफ्ट कर दिया, बिजनेस बाहर शिफ्ट कर दिया और पाकिस्तान का आज हाल होगा। तो ये अदारा बुनियादी तौर पर इसने डिलीवर करने की बजाय पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा कोई काम ये इसलिए है बिकॉज जब आपके इदारे खुद काम ना करें तो फिर आप नैब के पास जाते हैं। तो नैब का चेयरमैन आपने लगाया था ना, वो छोड़ के भाग गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पीछे से बहुत शुक्रिया। और प्रोसिक्यूशन इनके पास है नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मजीद अगर कोई तफसील है तो आपसे कल ले लेते हैं। अभी के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एहतसाब को बराए एहतसाब होना चाहिए, उसमें सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी मिसाल दी कि दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, तो जो फ्रेंच फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीना फर्नांडिस, उनके खिलाफ भी केस हुआ, उन्होंने भी उसको परसू किया और अपनी सजा काटी। अर्जेंटीना के वाइस प्रेसिडेंट की मिसाल मौजूद है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद हैं। तो ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर किसी का नाम आता है कार्रवाइयों में तो उसको खुद को पेश करना चाहिए और अपने लिए क्लीन चिट लेनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अभी के लिए खत्म हो गया। आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बान।